Welcome to Kitab Writing Publications. So today we are having Harpreet Singh ma'am with us. Firstly, I would like to congratulate you ma'am कि आपकी बुक हमारे साथ में पब्लिश हुई है। तो और अभी Amazon और भी जितने एप्स हैं वहां पे अवेलेबल है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरी पहली बुक है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ में। क्योंकि मैं लिख तो बहुत समय से रही थी, बट मैंने कभी कोई किताब के बारे में सोचा नहीं था। क्योंकि मैं जब भी किसी पब्लिकेशन से बात करती थी तो मुझे जो रिस्पॉन्स आते थे वो पॉजिटिव नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने दिव्या मैम से बात की तो मुझे पहली बार में ही इतना अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात करके ही ये डिसीजन ले लिया कि अब इनके साथ ही मैंने अपनी फर्स्ट बुक लॉन्च करनी है। तो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा मेरा किताब राइटिंग के साथ में भी और दिव्या मैम के साथ में भी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी बुक नारी मन एक रहस्य में हमारी ऑडियंस को क्या कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, नारी की जहां तक बात की जाए तो नारी के मन में बहुत सारी उथल पुथल रहती है। जी। और अगर हम देखें तो हम अब जब इस रेफरेंस में आज के टाइम पे बात करते हैं तो हम हमेशा जो मॉडर्न टाइम में आपके जैसी जो जनरेशन है, जनरेशन जी, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो मेरी जनरेशन तक जो नारी के साथ बीती, और अभी भी अगर हम सही सचमुच में देखें तो हमारी ही कंट्री में 60 to 70% लोग ऐसे हैं जिनकी जो सिचुएशन है कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और जो एक दोयम दर्जे का प्राणी नारी को हमेशा से माना जा रहा था वो आज भी वैसा ही है। अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो हमारे आसपास हमें ऐसे न जाने कितने लोग मिल जाएंगे। हम्म। और हम लोगों को विद्रोह करते हुए देख रहे हैं। हम आज बात करते हैं तो बात करते हैं कि आज की नारी कितनी उच्च श्रृंखल है, आज की लड़कियां कैसा बिहेव कर रही हैं। बट वो ये नहीं देखते कि उनके पीछे जो नारी है, जो उनकी माँ है, जो उनसे उनके बड़े लोग हैं, वो ही अब उनको खुद इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं बेटा, आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में जिस स्ट्रगल को किया, तो धीमे धीमे करके, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में एक एक सोपान करके ही हम चढ़ते हैं। तो ये भी एक सोपान है कि नारी जो दोयम दर्जे पर है, जहां पर पुरुष प्रधान समाज है, वहां पर नारी धीमे धीमे ही सही इनकरेज होकर के आगे की तरफ जा रही है। और ऐसा नहीं कि जो आगे जा रहा है वो आगे जाके रुक गया। बिल्कुल। आप जैसे ही आगे जाइए, आप कॉर्पोरेट्स में देखिए, कहीं भी देखिए, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी आज भी लेडीज के साथ में और जेंट्स के साथ में जो बिहेव किया जाता है, जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है, जो सारी चीजें हैं, वो आज भी अलग है, कॉर्पोरेट्स में भी अलग है। तो इसलिए लेडीज अब ये नहीं कहूंगी कि पीछे रह गई, आगे बढ़ रही। पर हम जिनको आगे बढ़ता देख रहे हैं वो 30% है। तो उस 30% के पीछे वो 70% लोगों की मानसिकता क्या रही है, उन्होंने क्या झेला है कि वो 30% आगे बढ़ रहा है। मेरी बुक इस बारे में है। लोग कहते हैं कि आप जब नारी के बारे में लिखती तो आप लिखती कि जैसे नारी बहुत बेचारी है। नहीं, बेचारी नहीं है। वो जो आगे गई है उस आगे के पीछे क्या बेचारगी थी, जी। वो जो उसका विद्रोह है, उस विद्रोह का कारण क्या था, उस विद्रोह को मैंने इस किताब के अंदर प्रदर्शित किया है, ताकि पुरुष ये समझ सके कि जब हम किसी के साथ कैसा भी बिहेव करते, और सिर्फ पुरुष ही नहीं, इवन द नारी भी, हम खुद एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो जब हम समझ पाएंगे कि जब हम किसी के साथ ये बिहेवियर करते हैं उसके मन में क्या बातें आती होंगी, वो मनोभाव मैंने काव्य रूप में जगह जगह पर संकलित किए हैं और नारी के अलग अलग रूपों में किए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक्चुअल में एक नारी क्या सोचती है अपने मन में, उस मनोभाव, उस गहराई तक शायद कुछ अंश तक मैं आप सबको पहुंचा पाऊं। जी मैम। सही कहा आपने। जैसे बिल्कुल हम देखते हैं कि हाँ कुछ औरतें कुछ क्या मतलब बहुत सारी आज भी हैं जो कि आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बिल्कुल उनके पीछे कितनी औरतों का त्याग भी है कि उन्होंने क्या कुछ झेला बिल्कुल। है। तो आपकी बुक ने वो जो एक जो रियलिटी है आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, ये एक तरीके से ना आजादी की लड़ाई ही है। बिल्कुल। अगर हम इसे सही नारी की तरीके से आजादी की देखें लड़ाई। तो जी। बस ये आजादी की लड़ाई ऐसी है कि इसे हम अकेले लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम पुरुष हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहे,
लड़ गए। मैं तो खुद देखती हूँ, मेरे बेटे कहते हैं नहीं मम्मी ऐसा नहीं, ऐसे करेंगे ऐसे। लेकिन ये चीजें हमें खुद पैदा करनी है। अगर आज हम पुरुष को भी गलत कहते हैं, तो वहां पर भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं नारी भी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम अपने बेटों को वैसा नहीं बनाएंगे, हम अपनी बहुओं के लिए वैसा नहीं सोचेंगे, तो हम फिर किसी भी समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ये सारा संघर्ष नारी से शुरू होकर के नारी पर ही समाप्त होगा। पर ये एक तरीके से नारी नारी की भी मुक्ति की लड़ाई है, जो शायद सन 47 में हमने आजादी तो पा ली है, लेकिन नारी कहीं ना कहीं अभी वही है। तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है काफी साल लगेंगे। शायद कम से कम हो सकता है आपकी पीढ़ी तक ये संभव हो जाए, और अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि सब कमा रहे हैं, पर आप घर देखिए तो हमेशा पुरुष के नाम पर है। आप प्रॉपर्टीज देखिए पुरुष के नाम पर है। हर चीज पर पुरुष की सत्ता है, और आप हर जगह पर उनकी हिस्सेदार हैं। आप चीजों में हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन आप अगर ये कहें कि आप ही होल सोल हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हिस्सेदारी में भी आप 30% पे हैं और वो 70% पे हैं। तो ये लड़ाई 50-50 की है। 50-60 की भी नहीं है, और 50-49 की भी नहीं है। जी, अमेजिंग। जी मैम, तो जैसे आपने कहा नारी की स्थिति के बारे में, तो एक माइंड में हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या स्थितियां रही होंगी उस समय, या ऐसे क्या सिचुएशंस रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके से एक मतलब हमारे समाज को पुरुष प्रधान बना दिया, और औरतों को कहीं ना कहीं एक तरह से नीचे बोल सकते हो आपकी, उनको ऐसी फीलिंग ही दे दी कि तुम कर ही नहीं सकते कुछ, या ऐसा क्या हुआ होगा? कभी आपने इस बारे में सोचा है? हाँ बिल्कुल सोचा। और एक्चुअली ना अगर मैं देखूं, तो आज हम जिस तरीके से बात करते हैं, आज से 50 साल पहले शायद समाज ऐसा नहीं था। बिल्कुल। अभी समाज थोड़ा और ज्यादा नीचे चला गया है। अगर आप राजा महाराजा के समय में भी देखिए, तो रानी पटरानियों की भी एक जगह होती थी। आप आजादी की लड़ाई में देखिए, तो वहां पर भी नारियों का एक मंच था। वहां पर भी उनको एक जगह दी जाती थी। पहले का समाज पुरुष प्रधान अवश्य था, लेकिन नारी भी पुरुष के भी काम में कंधे से कंधा मिलाती थी। तो बिल्कुल। पुरुष भी घर का काम करते थे। पर अभी बीच में जो कुछ साल ऐसे आए, जिस समय की नारी हर तरीके से शोषित की गई। उसका कारण क्या था कि नया नया नारियों ने बाहर निकल करके जॉब करना स्टार्ट किया, हम्म। और उसको उसके ही घर में ये कहा गया कि अरे आप जॉब कर रहे हैं, ये आपकी हॉबी हो सकती है। हमारे घर में जॉब करने की कोई प्रेफरेंस नहीं है। अब आपने जॉब भी की, और आप घर पर भी आकर के उतना ही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो जो रियलिटी है कि काम करके भी औरत घर आके सिर्फ कामगार ही रह जाती है। एक औरत जो वर्किंग लेडी है, वो उसको ना संडे की छुट्टी है, ना ही उसके वर्किंग आवर्स के बाद की छुट्टी है। एक पुरुष जब काम करके लौटता है, तो हाँ वो अगले दिन काम पर अच्छे से जा सके, इसके लिए पूरा परिवार उसकी हेल्प करता है। हाँ। वो क्यों नाराज है, उसे क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कल क्या पहनना है। लेकिन एक नारी जब काम से लौटती है, तो वो ये सोचती है कि कहीं मेरे काम का प्रभाव मेरे घर पर ना पड़े। मेरे घर में किसको क्या चाहिए। हम वापस आते हैं तो हम एक गिलास पानी भर के देते हैं, और पुरुष वापस आता है तो उसे एक कप चाय बना के देते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन हाँ, अगर मैं लौट के आ रही हूँ तो वो दें, और वो लौट के आ रहे हैं तो मैं दूं। बिल्कुल। हाँ। ये बराबरी, ये चीजें। और आप ये माने कि एक औरत भी जब अपने घर का बोझ उठाती है, तो उसके कंधों पर भी उतना ही बोझ होता है, बिल्कुल। जितना एक पुरुष जब घर के बाहर जाके बोझ उठाता है। और ऐसा नहीं कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के जमाने में तो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अभी सब कुछ इतना कॉस्टली हो चुका है कि अगर दो लोग मिलकर के दोनों पहिए एक साथ काम नहीं करेंगे, तो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमेशा डाउन ही रहेगा। लेकिन बिल्कुल। आप तब भी नारी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि तुम कुछ नहीं करती हो, बाकी लोगों को देखो कितना कुछ करते हैं। तो जो करते हैं वो भी पिस रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो भी पिस रहे हैं। बस ये एक जो है, ये चीज, ये सिचुएशन खत्म करनी है। जी। और ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह एक ही सिचुएशन है, पर हाँ, सिचुएशन कुछ कुछ तो ऐसी ही है। और सबके साथ हो सकता है कि अलग अलग चीजें होती हों। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बयां कर रही हूँ मेरे साथ होती हो। लेकिन आप जब कुछ लिखते हैं,
तो अपने आस पास के सारी चीजों को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही लिखते हैं। तो हम लोग मेट्रो सिटी से नहीं है, मैं छोटी सिटी बनारस से हूँ। तो हमारे छोटे शहरों में एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए जो डर का वातावरण होता है और जो घर के लोग उसको सोच करके घर से बाहर निकालते हैं, तो वो सारी चीजें मेरी इस किताब में मैंने कहीं ना कहीं शामिल की हैं। पर ये है कि हाँ, हमारी जो बेटियां हैं उन्हें तो हमने पंख देने हैं, क्योंकि हमारे पंख रहे या ना रहे, उन्हें एक उन्मुक्त उड़ान भरनी है। इसको भी मैंने इस किताब में जरूर मेंशन किया हुआ है। अमेजिंग मैम। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि बस सुनते रहो, क्योंकि एक तो मतलब जो एक हार्श ट्रूथ है जो हम मतलब चाह के भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमें बस वही एक अच्छी सी पिक्चर दिखाई जा रही है कि हाँ नारियां आगे बढ़ रही हैं, तो सब कुछ हो रहा है, और एक तरह से ये दिखाया जाता है कि समाज उन्हें इक्वल राइट्स दे रहा है। बट असल में इक्वल हम्म, राइट्स क्यों कोई देगा भाई, तुमने छीना ही क्यों? मेन बात तो वो हुई ना, कि ऐसा हाँ। ये परिस्थितियां क्रिएट ही क्यों हुई। तो यस, आपका मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। हमारी ऑडियंस भी बिल्कुल बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी इसे और काफी कुछ सीखेगी। मैम, सबसे पहले तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नारी आपके लिए क्या है? मेरे लिए नारी अगर देखूं तो एक संवेदना है। वो एक ऐसी शक्ति है जो अपने पूरे परिवार को अपने दम पर आगे खींचती है। लेकिन इस शक्ति को हम नवरात्र में तो पूजा करते हैं, बिल्कुल। शक्ति के बारे में हम बातें तो करते हैं, पर उन 9 दिनों के अलावा हम बाकी किसी समय में इस शक्ति के बारे में सोचते नहीं हैं। क्योंकि एक औरत घर का जितना काम करती है, सबसे पहले उसी को नकारा जाता है कि आपने सारा दिन क्या किया। लेकिन एक्चुअली एक लेडी जो खासतौर पे हाउस वाइफ है, होम मेकर है आज के जमाने में, वो 24/7 जॉब पे है। इसको कोई नहीं देख रहा, और वो, उसे एक छुट्टी नहीं है, उसके लिए उसके मन की कोई चीज नहीं। इवन देन कि उसके पास इतनी इनफ मनी भी नहीं है कि वो अपने आप से खर्च करे। लोग देते हैं उसे पैसा, ये नहीं कहूंगी कि लोग, हाँ बिल्कुल देते हैं। लेकिन जब आप एक नारी को कोई गिफ्ट देते हैं, आप एक नारी को कुछ पैसे देते हैं, क्या आपने कभी उससे पूछा कि उससे क्या चाहिए? ये कोई नहीं पूछता है। और हमने भी अपने समाज को इतना ज्यादा आर्थिक रूप से बांध दिया है कि एक लेडी भी जब मांगती है तो एक डायमंड सेट, एक अंगूठी, 4 साड़ियां, और इसको ऐसे ही दिखाते हैं कि बस ये ही डिमांड होती है। लेकिन एक्चुअल डिमांड किसी भी पर्सन की ये नहीं होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ अपने आप को भुलाने के लिए हर कोई मांगता है। पर क्या कोई लेडी ये कह सकती है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो, 10 दिन तुम घर संभाल लो? और क्या कोई लेडी ये नहीं चाहती? सब चाहते। क्या कोई लेडी ये नहीं कह सकती कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में आज तुम्हारी तरह नाइट आउट पे जा रही हूँ? क्या लेडी नहीं चाहेगी? लेकिन वो नहीं मांग सकती, क्योंकि उसे पता है कि ये ऐसे प्रीशियस गिफ्ट हैं जो उसे इस लाइफ में नसीब नहीं होंगे। इवन देन कि आप एक लव जैसा एक छोटा सा वेंचर भी देखो, तो वो भी आपको पुरुष के मूड के ऊपर ही मिलता है। ये ही रियलिटी है लाइफ की। तो आप कुछ मांग नहीं सकते। फिर आप क्या मांगते हैं? आप वो मांगते हैं जो मूल्यहीन है। 4 साड़ियां, 2 सोने की चूड़ियां, एक डायमंड सेट, एक मोबाइल, ये मांग करके आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मांगने पे मिलेगा। पर वो जो चीज जो आपको चाहिए ना, वो नहीं मिलेगी। तो हमने उसे मांगना ही बंद कर दिया है। जब हम ये समझेंगे कि हमें एक्चुअली क्या मांगना है, और जब पुरुष ये समझेगा कि एक औरत को आप पैसों से नहीं तोल सकते, तो हमारा समाज में बदलाव आएगा। और जब औरत खुद सोचेगी, जिस दिन हम अपने दिल को खुद शेयर करेंगे, जिस दिन हम इस बराबरी पे बैठेंगे कि नहीं मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे हाँ तुमसे ये चीज चाहिए, उस दिन जाकर के चीजें बराबरी में आएंगी। जी। क्योंकि हम खुद ही मांग रहे हैं। तो जब हम मांग रहे हैं तो हमेशा मांगने वाला नीचे ही होता है। जब बिल्कुल। आप देने वाले बनेंगे तो आप बराबरी में आएंगे। ऐसी मेरी सोच। जी मैम, तो अभी जैसे हम नारी के मन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि मन है क्या? मतलब मन चाहे नारी का हो या नर का हो, मन अपने आप में क्या है? क्योंकि मन और बुद्धि में एक
बहुत डिफरेंस होता है। हमें काफी बारी लगता है कि मन और बुद्धि एक ही है, लेकिन वो एक दो अलग अलग चीजें हैं। तो एग्जैक्टली मन क्या है? एग्जैक्टली अगर मैं मन कहूँ तो वो बहुत ही संवेदनात्मक चीज है। आप जब मन के बारे में सोचते हैं तो हर इंसान के लिए उसका मन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मन मन की एक्चुअली सोच क्या होती है, हमें खुश करना। हम्म। हमारा मन क्या है, हम खोजते क्या है, अंततः हम अपनी प्रसन्नता खोजते हैं। वो किसके साथ जुड़ी है, कब जुड़ी है, इससे हमारा कोई लेना देना होता नहीं। हमारा मन वो है जो हमें कितना खुश कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही हमारा एक्चुअल मन है। वो ही चीजें हमें अच्छी लगती हैं, वो ही हमें भाती हैं। और हमने आसपास भी हम उसी परिवर्तन को तलाशते हैं। अगर कोई चीज हमें खुशी नहीं दे रही है, फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे बीचेस बहुत पसंद है, बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए गए थे। और जब हम नॉर्थ ईस्ट से घूम करके आए तो हम नियर अबाउट मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 o'clock ऐसे आ गए थे। और जब हम वापस आए तो वापस आने के बाद मुझे कोलकाता के पास दीघा बीच बहुत पसंद है। और हम सुबह 4 बजे थके हुए जाकर के दीघा बीच पे बैठ गए, क्योंकि वहां पे होटल सारे उस समय शट डाउन रहते हैं, 6 बजे के बाद ओपन होते हैं। दैट टाइम वहां पे जो सनराइज हुआ, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ का वर्स्ट सनराइज था वो। इसलिए क्योंकि मेरा मन वहां नहीं था। वो अच्छा। मैं इतनी टायर्ड थी कि हम्म। मुझे वो खुशी नहीं दे रहा था जो मुझे चाहिए था। सेम सनराइज मुझे नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दे के गया। लेकिन उस दिन वो बीच पे बैठना मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ क्यों ही आई हूँ। तो ये है आपका मन, जो सिर्फ आपकी खुशी तलाशता है, आपके अपनों की खुशी तलाशता है। मेरे हिसाब से मन वो गतिशील चीज है जो जहां पर आप नहीं है वहां भी आपको पहुंचाता है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली उसका जो टारगेट है वो है हैप्पीनेस। वो आपसे हो सकती है, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए हो सकती है, और आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ हो सकती है। लेकिन मन असल में हैप्पीनेस है हमारा। तभी हमें लगता है कि नहीं, हमारा मन इसमें नहीं लगता, हमारा मन उसमें नहीं लगता, आज हमारा मन बदल गया। तो मन कब बदलता है, जब हमारी खुशियों की इबारत बदलती जाती है। जी। तो हम खुशियों का सोपान चढ़ना है हमें अपने जीवन में, अलग 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 अलग, लेकिन उस सोपान के साथ साथ हमारा मन भी वैसे ही चेंज होता रहे। मेरे हिसाब से मन ऐसा ही है। जी। जैसे हम जब मन की बात करते हैं तो काफी किताबों में और बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि मन के पास मतलब अपार शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। मन एक ऐसी चीज है कि मन ही आपको दुखी करता है, मन ही आपको सुखी करता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत गतिशील है। मान लीजिए आपकी सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि आप अभी सुखी में सुख नहीं है आपके पास में, आप किसी डिप्रेशन में हैं, आप किसी परेशानी में हैं। उस समय क्या होता है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम कहते हैं कि नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन हम किस चीज के लिए करते हैं, अपने मन के लिए। एक्चुअली जिस सोल की हम बात करते हैं वो सोल हमने नहीं देखा, वो सोल ही हमारा मन है। तो हम मेडिटेशन करें या कुछ नया काम खोजें। जैसे क्या कहा जाता है कि आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो आप क्रिएटिव हो जाओ, कुछ नए टाइप की क्रिएटिविटी करो, कुछ ऐसा करो जिसको आपको अच्छा लगे। तो वो अच्छा लगना यानी अपने आप को चेंज करना, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख देना। यही करता है मन आपका। और मन के अंदर यही भाव छिपे होते हैं कि अगर आपको कोई चीज सुख नहीं दे रही है तो आप अपने लिए एक नए तरीके के सुख तलाशें। क्योंकि आज के जमाने में क्या है, हर कोई जो हम लोगों के एज में आ रहे हैं वो अकेले हो रहे हैं। रीजन क्या है कि हमारे बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं, वो कुछ कर, हम अकेले हो रहे हैं। सभी एल्डरली लोगों के साथ में अब भी ऐसा हो रहा है। जी। और अगर आप लोगों की जनरेशन की बात की जाए तो कंपटीशन इतनी ज्यादा है बिल्कुल। कि आप भी 24/7 जॉब पे ही हो। तो हर समय आप काम कर रहे हो, हर समय। और जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आपके पास अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं है, तो हाँ। आपके घर वाले आपको अलग से कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो कि हमारे लिए समय नहीं है। हाँ। तो आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस समय आप अपने आप को खुश करने के लिए जो भी चीजें करते हैं,
वो ही आपके मन को, आपकी चीजों को बदलता है, और वो ही आपके मन के लिए एक सही मोमेंट होता है। एक्चुअली जब हम कहीं ठहर जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी लाइफ, आपका मन, आपकी सोल, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जैसे जीवन है ना, बहुत गतिशील है। जो हमारे बचपन के दिन है, हम कितना भी चाहें वो वापस नहीं आएंगे। जी। फिर उसके बाद में एडोलसेंस वापस नहीं आता है। अभी आप जो लाइफ जी रहे हो ये कभी वापस नहीं आएगी। आपको इसे फुल एंजॉय करना है। मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन देखिए, मैंने अपने आप को इस जगह पर, जब मुझे लगा कि नहीं, चीजें सब कुछ बिल्कुल निश्चित हो गई हैं, कुछ नया नहीं है करने को, तो मैंने अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व किया कि ये मेरा दिल कह रहा है, मुझे ये करना है। तो जब आप अपने पड़ाव बदलते रहेंगे तो आप कभी भी रुकेंगे नहीं, आप कभी भी थकेंगे नहीं। तो बस ये कि आपको थोड़े थोड़े समय बाद अपनी मंजिल भी बदलनी है। दिशा बदलना, मंजिल बदलना, साथ बदलना, जगह बदलना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ठहर गए तो आप कहीं ना कहीं टूट करके खत्म हो जाए। तो इसलिए ठहरना नहीं है। ठहराव जिंदगी में कहीं ना कहीं, अगर आप ठहराव पर आ गए तो ठहराव आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। तो जिंदगी चलनी है, इसके लिए ठहराव को छोड़ना होगा। चलते रहना ही जिंदगी है। Amazing. मैम, जैसे आपकी इस किताब में आपने कविताएं लिखी, तो कविताएं लिखना जी। एक कितना सरल है और कितना मुश्किल है, ये बताइए आप। देखिए, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो लोगों के हिसाब से मैं शेर भी लिखती हूँ, मैं शायरी भी लिखती हूँ, मैं कभी कभी गजल भी कह लेती हूँ, मैं कविता भी कह लेती हूँ। लेकिन जो मेरी एजुकेशन है वो इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से रही हूँ। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है मेरा। तो मेरा हिंदी के साथ कभी कुछ ऐसा बहुत वास्ता रहा नहीं। तो लेकिन ये जो मेरे लिए कविताएं हैं वो भाव है, वो विचार है, वो खुद को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो मे भी हो सकता है कि मेरी कविताओं को अगर आप ग्रामेटिकली तरीके से देखें तो आप उसे पद्य की तरह देख करके उसमें हो सकता है कि आप कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स निकाल दें। लेकिन मुझे क्या लगता है कि कविता एक भाव होती है। तो अगर आपके अंदर भाव है और आप अपने भाव को कागज पर उकेर सकते हैं, और आपका भाव अगर किसी के मन को छू जाए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में सब कुछ सहज है। बस इतना ही है कि हाँ, आप जो करें उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। तो अगर आपने ईमानदारी से अपने भाव केरे हैं, बजाय इधर उधर देखने के, क्योंकि मैंने कभी कभी सोचा अरे मैं ये सीख के लिख लूं, वो सीख के लिख लूं, सीख के नहीं लिख पाई, मैं तो नहीं लिख पाई। मैंने वही लिखा जो मेरे दिल ने कहा, जब जैसा कहा। उसे जिसने आजाद ख्याल कहा, मैंने आजाद ख्याल मान लिया। जिसने विचार कहा, मैंने विचार मान लिया। जिसने गजल कहा, गजल मानी। जिसने कविता कहा, कविता मानी। लेकिन यही है नारी मन का रहस्य कि जो मेरे मन में था उसे मैंने कागज पे उकेरा। तो अगर आप अपने मन की बातों को कागज पे उकेरते हैं, बजाय इसके कि हाँ उसमें क्या ग्रामर है और क्या ये है और क्या वो है, तो वो बहुत आसान है। लेकिन हाँ, आप जब सीख करके प्रोफेशनली वैसा लिखते हैं तो हो सकता है कि लोगों के लिए मुश्किल हो। पर मैंने अपने विचार लिखे हैं। अमेजिंग मैम, बिल्कुल। क्योंकि एक राइटिंग एक तरह का ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल ही नहीं होना, वहां पे आप जितने हाँ, ज्यादा मेन बात यही है इमोशनली अपने भाव कि को बता। आज के जमाने में ना, जी। जो सबसे बड़ी बात है, आज के जमाने में राइटिंग प्रोफेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से राइटिंग पैशन है। बिल्कुल। और पैशन और प्रोफेशन हमेशा अलग होता है। जब आप सोचेंगे कि ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे इससे कुछ कमाना है, तो मुझे लगता है कि आप वो नहीं लिख सकते। लेकिन जब ये आपका पैशन है, आपको अपनी बात कहीं तक पहुंचानी है, तो फिर आपको 100 माध्यम मिलेंगे और आप पहुंचाते रहेंगे। जैसे मैं बहुत सालों से सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ में अपने आप को जोड़ी हुई हूँ, और बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी राइटिंग को हमेशा सराहा, और जिसके कारण आज ये रूप आपको दिखता है। तो अमेजिंग। मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। जी। तो आपने लिखना कब से शुरू करा, मतलब किस एज में, या कितने साल हो गए आपको लिखते हुए? अगर मैं सच में याद करूं तो शायद जब मैं 7th 8th में थी तो मैंने अपनी पहली कविता लिखी होगी, रियलिटी में अगर मैं याद करूं तो। और 92 93 तक मैंने लिखा। और जो मैंने लिखा वो मेरा कहाँ रखा है मुझे भी अभी पता नहीं है। लेकिन
उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि ड्यू टू आपके पास खुद अपने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, और मैं भूल चुकी थी कि मैं कभी लिखती थी। ये सच्चाई कि मैं भूल गई थी कि मैं लिखती थी। और 2019 में मुझे मेरे कुछ पुराने दोस्त मिले, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप और सबसे लोगों को अपने पुराने फ्रेंड्स कहीं ना कहीं खोजते हुए मिल जाते हैं, तो मुझे भी मेरे पुराने फ्रेंड्स मिले। और उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम किसी मीडिया हाउस में होगी, और तुम तो कितना अच्छा लिखती थी, कितने डिबेट्स में जाती थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो ये चीज भूल चुकी हूँ कि मैं ऐसा कभी करती थी। पर वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फिर से इंकरेज किया। और बदकिस्मती कहूँ, खुशकिस्मती कहूँ, तो उसके बाद कोविड आ गया। तो उस समय आपके पास करने के लिए कुछ क्रिएटिव नहीं था, बिल्कुल। और मेरा ये पैशन फिर से मुझ पर अपने आप ही हावी हो गया, और मैं लिखने लगी। और उस दैट टाइम, मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। मेरा एक पेज है, जिंदगी की महक, और मेरा एक एफबी ग्रुप भी है, मैं शायद हूँ। तो वहां पर मैंने लिखना स्टार्ट किया, और मुझे अच्छे खासे फॉलोअर्स मिले, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और बस वो लिखते 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 आज 2019 के बाद में धीमे धीमे स्टेप्स लेते लेते मेरी आज ये जर्नी एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई है, और मुझे आशा है कि मेरी पहली किताब है आखिरी नहीं। तो अब इसके बाद मैं अपने इस पैशन को और आगे बढ़ाऊंगी, जी। ताकि आप मुझे पढ़ सके। क्योंकि लिखने को मैंने हजारों लिख डाला, लेकिन मैंने अभी तक कभी इसको प्रिंट के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगता था कि आजकल की जनरेशन बुक्स नहीं पढ़ती। पर ये भी आश्चर्य की बात है कि मुझे इस चीज के लिए इंकरेज भी आजकल की जनरेशन ने ही किया। मेरे बेटों ने, मेरे बेटों के फ्रेंड्स ने, मेरे अपने कलीग्स ने, मेरे अपने फ्रेंड्स ने मुझे इतना ज्यादा इंकरेज किया कि नहीं, आपको एक किताब निकालनी ही चाहिए। और वो उसका नतीजा है कि आज ये किताब आपके हाथ में आई है, और उम्मीद है कि इसके बाद अभी बहुत सारी आएंगी। अभी तो जर्नी शुरू हुई है। अमेजिंग मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके। तो मैम जैसे आप एक शिक्षिका हैं। जी। 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 तो एक शिक्षक होना क्या होता है, या शिक्षक का क्या महत्व है जीवन में? देखिए, शिक्षिका होना क्या होता है वो तो आपको मेरे साथ इंटरव्यू लेते ही समझ में आ गया होगा। एक शिक्षक का काम ही यही होता है कि हर चीज को इलेबरेट करके कितना समझा सके, जब तक सामने वाला हमारी पूरी बात ना समझ जाए तब तक हम समझाते ही रहते हैं। बहुत बोलना, अपनी बातों को अच्छी तरह से समझाना, और जब तक सामने वाले को हम अपने लेवल पर ना ला करके खड़ा कर दें, अपनी सोच के साथ ना मिला दें, तब तक एक शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं होता है। हाँ, आज के जमाने में शिक्षा की थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे हमारे जमाने में तो थोड़े हम लोग स्ट्रिक्ट शिक्षक भी हमारे थे। आज के जमाने में तो आपको बहुत भाई फ्रेंडली होना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप चाहे फ्रेंडली हो जाए, आप चाहे स्ट्रिक्ट हो जाए, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन शिक्षा के मापदंड वही हैं कि आपको जो सिखाया जा रहा है, जब मैं आपको उसे पूर्णता सिखा सकूं, तभी मैं एक सफल शिक्षक हूँ। अगर मैंने आपको चीज सिखाई और आप सीख नहीं पाए, तो मेरा शिक्षक होना और आपका छात्र होना दोनों ही व्यर्थ। तो एक शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी बनती है, और एक शिक्षक अपनी तरफ से तो पूर्ण रूप से ये प्रयास करता है कि जहां भी आपका आईक्यू हो, उस आईक्यू लेवल तक जा करके हम आपको वो चीज पूरे अच्छे तरीके से समझा करके ही छोड़ें। यही है शिक्षक। जी। मैम एक हमेशा से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि जैसे जब हम एकलव्य की कहानी सुनते हैं कि जी। द्रोणाचार्य जी की उन्होंने सिर्फ एक मूर्ति बना करके उससे उन्होंने सीख लिया, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये एक शिक्षक का महत्व नहीं है, यहाँ पर महानता शिष्य की है। जब आप किसी चीज को सीख, जैसे आप देखिए, आप द्रोणाचार्य की मूर्ति की बात करें, तो क्या आज के जमाने में आप लोग नहीं सीख रहे? हम सभी सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, हम तुरंत सीखते हैं उसको, जी। पूर्ण प्रयास करते हैं। लेकिन वही जो बात मैंने मन की कही ना, जब आपका किसी चीज में मन लगता है, तो आप उसे सीख करके ही छोड़ते हैं, कोई सिखाना चाहे या ना सिखाना चाहे। लेकिन अगर आपका मन नहीं है, तो कोई आपको वो सिखा भी नहीं सकता।
तो अगर मैं रियलिटी में कहूँ तो हम द्रोणाचार्य को महान मानते हैं, लेकिन मेरी सोच ना थोड़ी सी बहुत अलग टाइप की है। नहीं बिल्कुल। तो जैसे मैं जब राम देखती हूँ तो मुझे रावण दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर रावण नहीं होता तो शायद राम नहीं होते। बिल्कुल। तो राम राम बने ही इसलिए क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया। तो उसके लिए पहले तो रावण को रावण बनना पड़ा ना। जी। इसी तरीके से द्रोणाचार्य को आज हम एक महान शिक्षक मानते। अगर द्रोणाचार्य महान होते तो वो सिर्फ अर्जुन पर ध्यान न देते, उनका एक ही शिष्य इतना महान ना होता। सारे कौरव पांडव उनसे शिक्षा ले रहे थे ना। हाँ हाँ। वो सब अर्जुन की बराबरी में क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन अर्जुन की बराबरी में कौन पहुंचा? एकलव्य, जिसे द्रोणाचार्य शिक्षा नहीं दे रहे। और उनसे और उन्होंने उसके पूछा। बाद में भी, हाँ, जी। उसके बाद जब वो इतना अच्छा शिष्य हो गया कि वो अर्जुन की बराबरी में पहुंच गया, तो उन्होंने उल्टा उससे उसका अंगूठा ले लिया। तो मे भी हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन मेरी नजर में तो द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षक नहीं थे। क्योंकि ये तो उससे भी बड़ी बात है कि मैंने जिसे सिखाया, दूर खड़े किसी ने उससे ज्यादा सीख लिया। तो महान तो वो था, और उसके बावजूद उसने इनकार नहीं किया और अपना अंगूठा दे दिया। तो द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षक थे, जी जी। ऐसा मैं नहीं कहूंगी। एकलव्य बहुत अच्छे शिष्य थे। इतने अच्छे शिष्य थे कि जिस गुरु ने उनको नहीं अपनाया उसे भी गुरु दक्षिणा दे दी, और गुरु दक्षिणा में वो शिक्षा उन्हें वापस कर दी जो शिक्षा उन्होंने उसे कभी दी ही नहीं। हाँ। तो महान एकलव्य थे मेरी नजर में। जी तो बिल्कुल। हो सकता है सोच का डिफरेंस है, नहीं नहीं, सेम यही लेकिन चीज मैं, मेरी भी थिंकिंग यही थी, क्योंकि हमेशा हाँ, से मैं यही मैं चीज पता आती नहीं थी क्यों माइंड में कि थोड़ा सा इसमें तिरछा फिर। सोचती हूँ। नहीं। जी। आप भी ऐसा सोचते हो तो मतलब आप मेरे जैसा ही सोचते हो। जी मैम। तो जैसे हम इन सब चीजों की बात कर रहे थे, तो वहीं से मैं अभी जब आप बता रहे थे राम और रावण वाली बात, तो अचानक से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया। और हाँ बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि हम, जैसे आपने कहा कि राम जी की महानता हुई इतनी बड़ी, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया। इसी तरह से हम हर भगवान को जो मानते हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने बुराई का वध किया। तो और हम ये भी कहते हैं कि भगवान ने ही ये सृष्टि पूरी बनाई है। तो क्या हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये बुराई भी उन्हीं की बनाई हुई देन है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिन और रात। आपको किसी चीज का आप दिन की महत्व को कब समझते हैं? जब आप रात को देखते हैं। अगर आपको रात नहीं दिखेगी तो आपको दिन की इंपॉर्टेंस कहाँ समझ में आएगी? अगर आप सोच लीजिए कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम्म। तो आपको क्या कभी ईश्वर जैसी कोई शक्ति का एहसास होगा? आप मानेंगे कि सही। कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने हमें झुकना है? क्या आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपको एहसास ही कहाँ होगा कि किसी को दुख भी हो सकता है, कोई परेशानी में भी आ सकता है। अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको उनके घर में सारे शोक से बचा के रखा गया, सारे दुख उनसे छिपाए गए। जब उन्होंने वो चार शोक देखे, उसके बाद ही तो वो महात्मा बुद्ध बनने चले गए। हम्म। तो आपको दुख दिखाया ही इसलिए जाता है, आपको बुराई दिखाई ही इसलिए जाती है ताकि आप अच्छाई का महत्व समझें। आप खुद सोचो, मम्मी रोज टेस्टी खाना बनाती है, ठीक है, अच्छा कितनी बार आप तारीफ करते हो? शायद कभी कदा हफ्ते में एक दिन। ऐसा जी। ही करते हैं ना, हम सभी ऐसा करते हैं। मम्मी आज तुमने बहुत अच्छा बनाया, कब? जब उसने कुछ ऐसा बनाया जो मुझे बेहद पसंद है, और मैंने वो खाया तो मैंने तारीफ की। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो तो हर समय अच्छा बना रही है ना, और वो हर एक की पसंद का बना रही है। तो एज यूजल है कि सबकी पसंद अलग अलग होगी। तो मे भी हो सकता है पापा की पसंद का इस समय बना है तो वो मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और फिर इस समय मेरी पसंद का बना है तो पापा को नहीं पसंद, उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन तारीफ हम कब करते हैं? बहुत कम, बहुत मिनिमम शब्दों में। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, क्यों, खाना कैसा बना? ठीक है। लेकिन जिसने इतनी मेहनत की है उसे जी। हम भूल जाते हैं। पर आपसे गलती से एक बार नमक ज्यादा पड़ जाए, आप थोड़ा तेल ज्यादा डाल दो, आप हाँ। एक गलती करके देखो,
पूरा परिवार आपको एक साथ होकर के बताएगा कि आपने आज कितना गंदा खाना बनाया। जी, ये तो ये रियलिटी बिल्कुल है। है। हाँ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप कुछ बुरा देखते हैं तो ही आप, फिर आप कहते हैं, मान लो आज मम्मी ने कोई एक ऐसी सब्जी बनाई जो हमें बहुत पसंद थी, नेक्स्ट टाइम बनाई, बहुत ही खराब बनी, तो फिर हम याद करके बताते हैं, मम्मी यही वाली सब्जी जब तुमने लास्ट वीक बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी। अब तुम जरा पलट के याद करो, क्या आपने लास्ट वीक मम्मी से कहा था कि आज ये बहुत अच्छी बनी है? नहीं कहा था। जब आज बुरी बनी है तो आपको एहसास हो रहा है कि लास्ट वीक वाली क्या थी, अच्छी। तो यही है अच्छाई और बुराई का अंतर। तो आप बुराई जब आप देखोगे तो ही आपको अच्छाई समझ में आएगी, और तो ही आप अच्छाई करोगे। क्योंकि अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है ना, एक बार आपके मन में जरूर आता है कि अरे यार ये तो बहुत ही गलत है, चलो मैं जब इस जगह पे जाऊंगा ना, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। बिल्कुल। फिर भले आप कर दे, लेकिन दैट टाइम तो आप जरूर सोचते हैं। और दूसरी चीज, आप ईश्वर की सत्ता को, अपने माता पिता के आशीर्वाद को, अपने बड़ों की चीजों को दैट टाइम जरूर याद करते हैं जब आपके साथ कुछ बुरा होता है। तो और बुरा इसलिए नहीं होता कि आपका बुरा होना है, बुरा हमेशा इसलिए होता है, अगर आप हमेशा याद रखो, आपके साथ जब भी कुछ बुरा होता है वो हमेशा एक अच्छी की शुरुआत होता है। अगर आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, मैं अपने को ही देखूं, तो मेरे दोनों बेटे बाहर चले गए, मैं थोड़ी सी लोनली फील करने लगी, तो मैं लिखने लगी। ठीक है, अब मैं इसी को दूसरे तरीके से देखूं कि मैं अलोन फील कर रही हूँ, अब मैं देखूं तो मैं क्या हो गई, मैं अपनी चीजों को और ज्यादा लोगों के साथ जोड़ पा रही हूँ। तो जी। मेरा जो दायरा था वो तो बड़ा हो गया, हाँ। तो कुछ बुरा तो नहीं हुआ, उल्टे अच्छा हुआ ना। तो ये फीलिंग जब आप अपने मन के अंदर लाते हैं तो जी। आपको हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई मिल जाएगी। पर वही है, यहाँ पर भी मन है। अगर आपके मन ने खोजा, हम्म। जिन खोजा तिन पाइया, खोजा तो मिलेगा। लेकिन अगर आप बुरे में बुरा ही ढूंढोगे तो फिर बुरा ही मिलेगा। तो ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, इस बुरे, ये तो हो चुका, अब नेक्स्ट क्या, मतलब आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल। ठहराव नहीं है कि अगर बुरा हो गया तो आप रुक जाइए, ओह ये तो ऐसा हो गया, अब तो मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट चीज करो, नेक्स्ट चीज ट्राई करो, हो सकता है मे बी आप कुछ और इससे बेटर कर सको। तो ये है ग्रोथ। जहां आप रुक जाएंगे वहां सब कुछ खत्म। ऐसी मेरी सोच है अच्छाई और बुराई के प्रति। तो मेरे ख्याल से बुरा होना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुरे होने से ही अच्छा होना सीखते हैं। जी। सो मैम, आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो आप मेरी किताब पढ़ें, और किताबें भी पढ़ें, और किताब पढ़ने के साथ साथ अपने आसपास के इंसानों को जरूर पढ़ें। क्योंकि जब आप अपने आसपास के इंसानों को, अपने आसपास की चीजों को अच्छे से देखते हैं, तो आपको किसी के मनोभाव दूसरों से जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उन्हें बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अभी कोविड के बाद तो इतना ज्यादा डिप्रेशन और इतनी सारी चीजें बिल्कुल। फैल चुकी हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उसमें सिर्फ नारी मन ही नहीं है, पुरुष भी है, नारी भी है, बच्चे भी हैं। इस समय तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। और अगर हम किसी के मनोभावों को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो फिर हमें कभी भी किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब हम दूसरों को समझते हैं तो दूसरे हमें उतने ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जो नारी का मन है वो कोई रहस्य नहीं है, वो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो एक रहस्य में तब्दील हो चुका है। तो कृपया इस रहस्य को जाने, पढ़ें, मेरे नजरिए से भी एक बार पढ़ें, और फिर अपने आसपास के नारी को अपने भी नजरिए से जरूर एक बार देखें। अमेजिंग मैम। सो आपका एक्सपीरियंस किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। खासतौर पे दिव्या जी के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और क्योंकि मेरी ये पहली पुस्तक थी तो मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन थे। मैंने कई बार उनसे बुक कवर चेंज कराया, मैंने बुक के अंदर की चीजों को चेंज कराया, बहुत सारी मैंने उनके साथ में बदलाव करवाए। पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरी सारी बातों को सुना,
समझा, उन चीजों को पूरा कंप्लीट किया, जैसा मुझे चाहिए था उसे करने की पूरी तरीके से कोशिश की। और कोशिश तो की ही, साथ ही साथ बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर मेरी बुक को लॉन्च किया। मतलब 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कवर लॉन्च किया, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने मेरी बुक को लॉन्च कर दिया। और इतनी जल्दी उन्होंने ये सारी चीजें की कि इसके लिए मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं अपनी नेक्स्ट बुक के लिए भी शायद उन्हीं को सिलेक्ट करूंगी, शायद क्या निश्चित रूप से ही उनको सिलेक्ट करूंगी। शायद जैसे शब्द की शायद गुंजाइश नहीं है। तो और आपके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अंकिता। तो थैंक यू। मैंने अभी आपके साथ बैठने से पहले आपके द्वारा लिए गए कुछ इंटरव्यूज को देखा, तभी मैंने आपका नाम जाना। वैसे तो मैंने आपसे आपका नाम उस समय नहीं पूछा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पूरा पब्लिकेशन और उससे जुड़े हुए हर पर्सन उतने ही अच्छे हैं। और खासतौर पे आप लोग इतने कम एज में इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत ही सराहनीय है। कि हम जैसे लोग जो आधी बातें समझ पाते आधी नहीं समझ पाते, आप हमारी पूरी समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू तो सो मैं तो मच। बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो आपकी नजर में कुछ सजेशन जिससे हम और इम्प्रूव कर पाए? हाँ, सजेशन मैं यही देना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने मेरी हर बात सुनी तो वो हर एक बात सुने। कभी कभी क्या होता है कि हम, वही मनोभाव वाली बात आती है जी। कि हम किसी चीज को कैसा सोच रहे हैं, अगला कैसा सोच रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ तीसरा पर्सन कैसा सोच रहा है। तो ये जो है ना, ये बुक्स और ये चीजें एक कस्टमाइज पब्लिकेशन, एक कस्टमाइज चीज है। तो वो कस्टमाइज ये पर्सन टू पर्सन, उसके अपने विचार, उसकी अपनी भावनाओं, वो अपनी चीज को कैसे व्यक्त करना चाहता है, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग जैसे मेरे समझे गए, तो हम्म। वैसे हर राइटर्स के मनोभाव को समझे कि वो अपनी चीजों को कैसे करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी पब्लिकेशन से ज्यादा बेटर पब्लिकेशन कोई और नहीं होगा। थैंक तो यू। चीजें बस वही है कि जो जैसा चाहता है उसके लिए वैसा कस्टमाइज करना, प्लस हम्म। जो आपकी अपनी प्रीशियस नॉलेज है वो भी हमारे साथ में शेयर करना। कि नहीं, उन्होंने जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैंने कही, फिर दिव्या ने मुझसे कहा नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही बेटर लगेगा। तो उस जगह पे उनका अड़ जाना मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं ठीक है, आप जैसे चाहो आप वैसा कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये भी एडवाइस करो कि नहीं आपने ऐसा सोचा, लेकिन इससे बेटर भी सोचा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, और इसे बिल्कुल हमेशा के लिए ऐसे ही स्टार्ट रखना चाहिए, ताकि मेरे जैसे हर राइटर को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। आपसे इस इंटरव्यू को करते हुए काफी सारी एक नया नजरिया और बहुत सारी चीजों मतलब सीखने को मिली है आज। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी काफी कुछ सीखा होगा आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू मैम। थैंक यू सो मच।